Hello students, now we will study about the types of inflation and this is the second video of chapter number 7 of UPSC Prelims Economy, Indian Economy, Pulse Arihant। तो आइए पढ़ते हैं वेस्ट ऑन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग देखें कि इन्फ्लेशन की जो दर है वो जब वो आगे आगे बढ़ती है तो हम उनको क्या कहते हैं। तो फर्स्ट इज क्रीपिंग। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन में अगर 3% तक आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड क्रीपिंग एंड वॉकिंग। इफ देयर इज इंक्रीमेंट ऑफ 4 to 10% देन इट इज कॉल्ड वॉकिंग। रनिंग इज व्हेन इन्फ्लेशन इज इंक्रीज्ड डबल डिजिट। डबल डिजिट मीन्स जैसे 10% से ज़्यादा आपका बढ़ चुका है, 20%, 30%, 40%, 50%, दिस इज कॉल्ड रनिंग इन्फ्लेशन। एंड हाइपर इन्फ्लेशन इज व्हेन देयर इज इंक्रीमेंट 20 to 100%, दिस इज कॉल्ड हायर इन्फ्लेशन। तो ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन के टाइप्स हैं। अब हम पढ़ते हैं डिफ्लेशन क्या होता है, डिस इन्फ्लेशन क्या होता है और रिफ्लेशन क्या होता है। देखिए बहुत अलग अलग टर्म नहीं है, इनमें बहुत माइनर सा अंतर होता है और ये सब ही इन्फ्लेशन से रिलेटेड ही हैं। तो अब हम बहुत सिंपली इसमें जो एग्जांपल दिया गया है उसकी ही हेल्प से समझते हैं। देखिए 2018 में मान लीजिए किसी भी नोटबुक, किसी भी बुक की जो कीमत थी वो थी 100 में जब 7% आपका इंक्रीमेंट हुआ तो हमने कहा कि ये इन्फ्लेशन हुआ है। 7% बढ़ गया बुक का प्राइस, ये 107 की बुक हो गई, तो इसका मतलब कि आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है। लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर यही बुक का प्राइस बढ़ा तो है लेकिन 7% से कम इन्फ्लेशन हुआ, 7% से कम बढ़ा है। यानी कि ये नहीं है कि 7% बढ़ा तो 8%, 9%, 10% बढ़ा हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 6.54% ही इंक्रीज हुआ है। तो उसको हम कहते हैं डिस इन्फ्लेशन। यानी कि इन्फ्लेशन तो बढ़ा है लेकिन पिछले इन्फ्लेशन से वो कम है। यानी कि इन्फ्लेशन पॉजिटिव तो है बट वो पिछले से कम है। देन इफ देयर इज -3.5%, यानी कि जो इन्फ्लेशन है वो 3.5% घट गया, तो इसको कहेंगे हम डिफ्लेशन। ये इसमें से घटा है आपका -3.5%, ना कि आपका और ऐड होने के बाद घटा है, तो दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। यानी कि आपके जैसे पेट्रोल या डीजल के प्राइस आपने सुने होंगे ना कि पहले गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए 8 रुपीज़, फिर क्या किया उन्हीं 8 रुपीज़ में से 4 रुपीज़ घटा दिए। आपको ये लगा कि हाँ ठीक है प्राइसेस कम हो गए, लेकिन उसमें 4 रुपीज़ का तो तब भी उनको इंक्रीमेंट ही हुआ ना। तो इस तरीके से ये होता है डिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या होता है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्राइस लेवल आफ्टर डिफ्लेशन। जब डिफ्लेशन के बाद प्राइस लेवल इंक्रीज होता है एक रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट पर, यानी कि कम इंटरेस्ट रेट पर, ना तो इसके बराबर ना इसके बराबर। यहाँ कम हुआ लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया, सिर्फ 1.8%, एक कम इंटरेस्ट रेट पर कम इन्फ्लेशन हुआ है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेशन। प्राइस तो डिफ्लेशन के बाद बढ़ा है लेकिन कम परसेंटेज पर, और इन्फ्लेशन की अगेन वही प्राइस थोड़ा ज़्यादा आपका इंक्रीज हो गया, इसके बाद इससे ज़्यादा है ना। तो जब भी प्रीवियस ईयर से ज़्यादा होता है दैट इज कॉल्ड आपका इन्फ्लेशन। तो ये है आपका डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, इन्फ्लेशन। ये आप एक बार पॉज करके समझ सकते हैं या आप एक बार दोबारा वीडियो सुन सकते हैं। एंड आफ्टर इट देयर इज हेडलाइन इन्फ्लेशन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। देखिए जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है जब किसी भी प्राइस, किसी भी जिसमें ना आपका फूड एंड फ्यूल कंपोनेंट इंक्लूड होता है आपका, यानी कि फूड और फ्यूल दोनों ही इंक्लूड होते हैं। जब भी प्राइसेस में ऑफिशियल इंक्रीज आता है दैट इज कॉल्ड हेडलाइन इन्फ्लेशन। और ये हाईली वॉलेटाइल है, यानी कि अस्थिर है, कोई स्थिरता इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें जो टेम्पररी इफेक्ट्स, इट डज नॉट फैक्टर आउट द टेम्पररी इफेक्ट। इसमें शॉर्ट टर्म के रिफ्लेक्शन होते हैं और ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल शॉक्स पर, यानी कि जैसे रशियन यूक्रेन वार हुआ, कोविड आ गया, तो ये सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों ही फैक्टर की वजह से आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है। कोर इन्फ्लेशन में फूड एंड फ्यूल एक्सक्लूड होते हैं, ये इंक्लूड नहीं होते, ये लेस वॉलेटाइल है, यानी कि ये स्थिर रहते हैं। अगर एक बार इसमें इन्फ्लेशन आपका हो गया, प्राइसेस बढ़ गए, तो ये आपके प्राइसेस बढ़ ही जाते हैं। जैसे आप एक तरीके से कहते हैं गोल्ड, गोल्ड में प्राइस अगर आपने देखा हो तो वो इंक्रीज ही हुए हैं, वो घटते हैं तो बहुत कम, वो आपको डेली बेसिस पर दिखाते हैं, पर ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसमें गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते रहते हैं और ये डिमांड ड्राइव इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड ज़्यादा बढ़ती है
तो उसी तरीके से आपका इन्फ्लेशन हो जाता है। इसमें फूड एंड फ्यूल इसलिए नहीं आपके इंक्लूडेड क्योंकि फूड एंड फ्यूल के जो प्राइसेस हैं वो ऑयल प्रोडक्टिव जो आपकी कंट्री हैं वो प्राइसेस पर कभी आपकी इंटरेस्ट लगाती हैं, कभी नहीं लगाती, कभी सस्ते में प्राइस भेज देती हैं इंपोर्ट, या फिर आपका जो प्रोडक्शन है कभी सस्ते में हो जाता है। तो इसमें ये इंक्लूड नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और हेडलाइन आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है और थोड़ा वॉलेटाइल है, कभी भी इसके प्राइस फ्लक्चुएट कर, जैसे आप टमाटो प्राइस देख सकते हैं, टमाटो प्राइस विद इन 1 मंथ 2 मंथ फ्लक्चुएट ही करते रहते हैं। तो इस तरीके से इसके बाद है इंडिसेस टू मेज़र इन्फ्लेशन, यानी कि अगर हम इन्फ्लेशन को मेज़र करेंगे तो हम क्या क्या इंडिसेस यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे, इनको समझेंगे कि एक रॉ मटेरियल है आपके पास और वो जाता है प्रोड्यूसर के पास। एक रॉ मटेरियल किसके पास जाता है? प्रोड्यूसर के पास। देन इट इज़ ये जाता है आपका होल सेलर के पास। जब ये होल सेलर के पास जाता है तो इस बीच में इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है। एंड होल सेलर के पास से ये जाता है रिटेलर के पास। देन इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगेन लगती है। देन ये जाता है कंज्यूमर के पास जिसमें प्रॉफिट मार्जिन को आपको इंक्लूड किया जाता है, प्लस किया जाता है। तो ये जो प्रोड्यूसर की साइड से अगर इन्फ्लेशन होता है किसी भी चीज़ पर, कोई भी जो वस्तु है आपकी कमोडिटी है उसके ऊपर जो भी प्राइस इंक्रीज होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI। इसमें प्रोड्यूसर के लेवल पर इन्फ्लेशन को मेज़र किया जाता है और इसमें फिस्कल पॉलिसी का जो इफेक्ट है वो इंक्लूड नहीं होता। ये एक ट्रू इंडिकेटर है और इसको गोल्डार कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूट किया था। देयर वाज ए कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड दैट इज़ कॉल्ड गोल्डार कमेटी। तो ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इट इज़ कॉल्ड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स एंड आफ्टर देयर इज़ होलसेलर। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? WPI। इसमें जो इन्फ्लेशन है आपका वो एक होलसेल लेवल पर कंप्यूट किया जाता है, यानी कि जब सीधे फैक्ट्री से माल सीधा होलसेलर के पास जाता है तो जो भी इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती हैं वो इसमें इंक्लूडेड होती हैं और ये बल्क में सामान जाता है ट्रेडर्स के पास। इसके बाद देखिए हम समझेंगे रिटेलर्स या मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। ये मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपकी हैं यहाँ से जैसे हुई हैं सारी। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है जब कंज्यूमर के पास जाता है तो मल्टीपल CPI इंडिसेस होते हैं इसमें, बिकॉज डिफरेंट कंज्यूमर्स हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। तो किसी कंज्यूमर के पास अलग तरीके से जाता है कोई सामान, पैकिंग डिफरेंट होती है या आपके पैकेजिंग डिफरेंट है, आपका प्राइस डिफरेंट है, तो यहाँ पे जाके आपका ये इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है किसी भी चीज़ में। तो ये एक इंडिसेस है कि हम इन्फ्लेशन को मेज़र कर सकते हैं। देन आफ्टर इट देर इज़ क्राइटेरिया है WPI, CPI और GDP डिफ्लेटर में ये डिफरेंस है जिसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी कंक्लूड करती हूँ और उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू एंड सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज़, थैंक यू।